The basic purpose of conducting marketing research और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, द कोर पर्पस इज टू मेक प्रूडेंट डिसीजंस। बिफोर कि हम इस सेशन को शुरू करें, लेट मी पुट द थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव कि हम मार्केटिंग रिसर्च क्यों पढ़ रहे हैं और जो लास्ट सेशन था हमारा उसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। These are three stories of success and failure in the corporate world. आई एम नॉट श्योर आप अवेयर हैं या नहीं। कोडैक बैंक करप्ट हुआ, ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स की एक जंग चलती रही और नोकिया फेल हुआ। इन तीन कहानियों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एमआईएस की क्यों ज़रूरत होती है और मार्केटिंग रिसर्च की क्यों ज़रूरत होती है। कोडैक वॉज फॉर्म्ड इन 1880। 1880 के करीब ये कंपनी बनी। इसका जो बुनियादी बिजनेस मॉडल था उसमें ये कैमरा बनाते थे, कैमरे के अंदर डलने वाली रील बनाते थे या फिल्म जिसको कहते थे, और वो रील या फिल्म जिस पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी वो बनाते थे। तो बेसिक बिजनेस मॉडल वाज कि ये तीन चीज़ें हम बनाते हैं और फॉर द 100 years 80% ऑफ द ग्लोबल मार्केट वाज कैप्चर्ड बाय कोडैक। 1980 की दिहाई में इनके एक इंजीनियर ने डिजिटल कैमरा बना लिया और उसने जाके प्रेजेंट किया कि मैंने ये एक डिजिटल कैमरा बनाया जिसके अंदर ना रील डलेगी ना उसको पेपर के ऊपर प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट डिसाइडेड कि उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि उस वक्त जो तस्वीर होती थी वो कागज़ के ऊपर जब आती थी तो वो आम कंज्यूमर उस तस्वीर के साथ एसोसिएट कैसे करता था। अगर आप अपने वालदैन को, बड़े बहन भाइयों को देखें तो हर घर के अंदर एक तस्वीरों का एल्बम होता है। तो हर ओकेजन की तस्वीरें बनी हुई हैं और फिर फैमिली कुछ अरसे बाद उसको खोलती है, देखती है और अपनी यादें ताज़ा करती है। तो 1980 की दिहाई में द पिक्चर वाज अ सोर्स ऑफ मेमोरी जिसके साथ फैमिली कनेक्ट करती थी। तो कोडैक थिंक के तस्वीर तो होती वो है जो कि पेपर के ऊपर प्रिंट होती है, जो एक एल्बम के अंदर लगी होती है जिसको हम सेव कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी तस्वीर है जो कि मोबाइल के अंदर या कैमरे के अंदर ही रहेगी। तो ये हमारी जो मार्केट है उसकी नीड के साथ कंपैटिबल नहीं है। उन्होंने खुद डिजिटल कैमरा बना के मार्केट में लॉन्च नहीं किया। तो चेंज इज इनएविटेबल। जो चेंज होता है, जो टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट होती है वो इनएविटेबल होती है, उसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। अगर आप नहीं करेंगे तो कंपटीशन कर देगा। और यही हुआ 10-15 साल बाद कंपटीशन ने, कैनन ने, सोनी ने, इस तरह की दूसरी कंपनीज ने डिजिटल कैमरा लॉन्च कर दिया। और 2013 तक आते आते जो कोडेक थी, एक 150 साल पुरानी कंपनी जिसका 100 साल, एक सदी तक उन्होंने मार्केट शेयर ऑफ द 80% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर उनके कब्जे में था, वो बैंक करप्ट हो गई। नाउ दिस इज वन स्टोरी ऑफ फेलियर। इससे लर्निंग क्या ड्रॉ करनी है ये हम आगे जाके बात करेंगे। सेकंड स्टोरी इज ऑफ नोकिया। नोकिया, आपको शायद अंदाज़ा हो कि 90 की दिहाई में जब दुनिया में मोबाइल आना शुरू हुए तो नोकिया वाज द पायनियर, जिसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। सबसे पहले नोकिया ने मोबाइल फ़ोन बनाए थे और इसका भी तकरीबन ग्लोबल शेयर जो था वो 80% के करीब था। कंपटीशन में कोई था ही नहीं। इनके मोबाइल के अंदर क्या था फीचर, ये समझते थे कि ऐसा मोबाइल जो रिलायबल हो, जो लंबी बैटरी के साथ चले, जिसका जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो। दिस इज़ द मार्केट नीड। चाइना के अंदर इन्वेंशन होती है और चाइना ने स्मार्टफोन बना लिया और भी कंपनीज ने R&D की। तो नोकिया डिसाइडेड नॉट टू एंटर इनटू द स्मार्टफोन मार्केट एंड केप्ट इटसेल्फ कि जो वो मोबाइल बनाते थे 3310 और उस सीरीज वाले जो होते हैं। और फिर आप लोगों ने देखा कि वाइप्ड आउट हो गया और कंपनी बिक गई। इस वक्त जो नोकिया कंपनी है ये उन लोगों की नहीं जिन्होंने कंपनी बनाई थी। कंपनी बैंक करप्ट होके बिकने लगी थी तो उसके एक्स एम्प्लॉयज़ ने वो कंपनी खरीद ली। तो एक ऐसी कंपनी जिसका पास तकरीबन 80-90% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर और फर्स्ट मूवर भी था। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन में वो आया था। विद द पैसेज ऑफ 20-30 ईयर्स वाइप्ड आउट होगी।
वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। नोकिया इस वक्त जो एग्जिस्ट करती है, ये वो कंपनी नहीं है जिसने मार्केट को लीड किया था। ये उसके एक्स एम्प्लॉयज ने खरीद के एक नई वेंचर किया हुआ है। दूसरी एग्जाम्पल ये होगी। तीसरी एग्जाम्पल ये है ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का तो आपको सबको पता होगा, लेकिन ब्लॉकबस्टर का नहीं पता होगा। नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल क्या है कि कंटेंट एक्सेसिबल ऑन सब्सक्रिप्शन, पैसे पे करें, कंटेंट को एक्सेस करें। यही वाला मॉडल था ब्लॉकबस्टर का, लेकिन दैट वाज फिजिकल। फिजिकल क्या मुराद है कि उनके फिजिकल स्टोर्स थे, वहां पे आप डीवीडी रेंट आउट करते थे। तो जब नेटफ्लिक्स बना तो नेटफ्लिक्स की मैनेजमेंट ने अप्रोच किया कि हमारा बिजनेस मॉडल सेम है, आप भी इंटरटेनमेंट में हैं, हम भी इंटरटेनमेंट में हैं, बिजनेस जो मॉडल सेम, लेकिन बिजनेस की स्ट्रेटजी डिफरेंट है। आप कहते हो कि एक फिजिकल आउटलेट होनी चाहिए जहाँ पे सीडीज या डीवीडीज रेंट आउट हो, हम ये कहते हैं कि नहीं, हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड लोगों को एक्सेस देंगे। पैसे कमाने का तरीका मोरलेस सेम है, अप्रोच वो द बिजनेस डिफरेंट है। तो हम ये करते हैं, हम कोलैबोरेट कर लेते हैं। तो नेटफ्लिक्स को रिफ्यूज कर दिया ब्लॉकबस्टर ने कि आप तो, ये तो मॉडल चलेगा ही नहीं, दुनिया में इंटरनेट है ही नहीं, और लोग इंटरनेट के ऊपर पे करके एक लिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस क्यों खरीदेंगे, जबकि वो डीवीडी परचेज करके अपनी मलकियत में रख सकते हैं। दे रिफ्यूज टू कोलैबोरेट। नेटफ्लिक्स ने अगली ऑफर क्या कराई कि आप ऐसे करें कि आप हमें खरीद लें, एंड ब्लॉकबस्टर रिफ्यूज्ड कि नहीं, हम आपको खरीदेंगे भी नहीं, आपका तो बिजनेस मॉडल वायबल नहीं है, ये लंबा नहीं चलेगा। और फिर वक्त वो आया कि ब्लॉकबस्टर इस वक्त दुनिया में उनके सारे स्टोर जो हैं वो बिक गए हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टोर जो बिके हैं वो नेटफ्लिक्स ने ही खरीदे हैं। अब इन तीनों कहानियों को सुनाने का मकसद क्या है? जो लाइन मैंने सेशन के शुरू में बोली कि मार्केटिंग रिसर्च का पर्पस और एमआईएस का पर्पस इज टू गैदर इनसाइट फ्रॉम द मार्केट अबाउट कस्टमर, अबाउट कंपटीशन, अबाउट टेक्नोलॉजी। इन तीनों कंपनियों ने एक प्राइमरीली गलती की, दैट वाज कि मार्केट इनसाइट को इग्नोर किया। तीनों केसेस में मार्केट वाज गिविंग एन इंडिकेशन कि देयर इज समथिंग टू बी चेंज्ड, कुछ ऐसा है जो कि आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और तीनों कंपनियों ने दे रिफ्यूज्ड टू अडेप्ट टू दैट चेंज, या सही तरह अल्फाज में जो मार्केट की इनसाइट थी उसको कबूल करके, रिफ्लेक्ट करके अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं किया, और अब तीनों कंपनीज दुनिया में उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, आपके लिए इसमें लर्निंग क्या है कि कोई भी छोटा सा इंडिकेटर भी फ्रॉम द मार्केट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हो सकता है कि उस इंडिकेटर की वजह से आपकी पूरी बिजनेस मॉडल, आपकी पूरी कंपनी ही वाइप आउट हो जाए। जैसे कि नेटफ्लिक्स ने खुद जाके कोलैबोरेशन की ऑफर की, लेकिन दे रिफ्यूज टू कोलैबोरेट, और फिर उसका नतीजा क्या निकला कि कंपनी ही वाइप आउट हो गई। सो दिस इज द बेसिक पर्सपेक्टिव कि किसी भी कंपनी को, किसी भी मार्केटिंग मैनेजर को, किसी भी मार्केटिंग के स्टूडेंट को मार्केट से इनसाइट लेना क्यों ज़रूरी है, मार्केट से इनसाइट लेना क्यों ज़रूरी है। और आज का हमारा जो सेशन है इसमें हम मुख्तलिफ टूल्स और मुख्तलिफ टेक्निक्स और मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे जो कि हेल्प आउट करते हैं कि ये जो तीनों कंपनीज जो ग्लोबल जाइंट्स थे, इन्होंने जो गलती की है वो आप ना दोहराएं। सबसे पहले स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च में हम ये देखेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च होती क्या है। Marketing research is the function that links customer and public to the marketeer through information, or information is used to identify, define marketing opportunities and problems, generate, refine, and evaluate marketing actions, monitor marketing performance, and improve understanding of marketing as a process. फर्स्ट सेशन में मैंने कहा था कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इज नॉट एन एक्टिविटी, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। सेम जैसे आपने मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा होगा, मैनेजमेंट इज आल्सो अ प्रोसेस। और पर्पस क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, हम मार्केटिंग रिसर्च क्यों करते हैं, एज इंडिकेटेड इन द इनिशियल एग्जाम्पल्स, द कोर पर्पस इज टू गेट मार्केटिंग इनसाइट। और इनसाइट का क्या मतलब है
कि जो मार्केटिंग रिसर्च है दैट इज ऑल अबाउट जनरेटिंग, क्रिएटिंग एंड गैदरिंग मार्केट इनसाइट। और मार्केटिंग इनसाइट का क्या मतलब है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन जो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है। और मार्केट में कौन कौन होता है? आपका कस्टमर होता है, आपका कंपटीशन होता है, टेक्नोलॉजी होती है, गवर्नमेंट होती है, और कोई भी ऐसा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होता है जो कि आपके बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो लास्ट सेशन हमने किया था, और मार्केटिंग रिसर्च जो आज हम कर रहे हैं, इन दोनों का प्राइमरी पर्पज इज टू गेट मार्केटिंग इनसाइट। और information is not enough unless it can diagnose any problem or can guide for a strategy। सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना काफ़ी नहीं होता। जैसे तीनों एग्जांपल्स में इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती थी। नोकिया को भी पता था इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती थी, कोडेक को भी पता था, और ब्लॉकबस्टर को भी पता था। सो द इंफॉर्मेशन ओनली इज नॉट इनफ। सिर्फ चीज़ों का पता होना इज नॉट इनफ। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ योर बिजनेस एजुकेशन भी यही होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपको इन 4 सालों में दी जाती है, कंटेक्चुअलाइज दिस इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई दिस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इफ इट इज नॉट अप्लाइड, कहीं पे अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो उस इंफॉर्मेशन को यूजफुल डाटा कहा जा सकता है, वो इंफॉर्मेशन नहीं है। सो ट्रांसफर डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज, एंड ट्रांसफर नॉलेज इनटू योर विजडम। दिस इज नॉलेज हायरार्की कहा जाता है इसको। दिस इज नॉलेज हायरार्की कि सबसे पहले डाटा होता है, फिर उसको आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो, इंफॉर्मेशन आपके नॉलेज में बनता है, और नॉलेज जनरेट्स wisdom. So the marketing insight provide diagnostic information about how and why we observe certain effects in the marketplace that means to marketeer। मीन्स टू मार्केटियर का क्या मतलब है कि जिसके रिफ्लेक्शन में मार्केटियर ने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अब मार्केटिंग रिसर्च कहाँ से करा सकते हैं आप? देयर आर 3 बेसिक ऑप्शंस के अगर कंपनी के अंदर इन बिल्ट कैपेसिटी नहीं है टू डू अ मार्केटिंग रिसर्च, तो कुछ सिंडिकेट्स होते हैं जो कि सर्विस रिसर्च फर्म्स के होते हैं। दीज फर्म्स गैदर कस्टमर एंड ट्रेड इंफॉर्मेशन विच दे सेल फॉर अ फी। जैसे आपने कंपनी का नाम सुना होगा नीलसन, ग्लोबल कंपनी है नीलसन। गैलप का नाम सुना होगा आपने, एप्सोस एक कंपनी है कनाडा की, उसका नाम सुना होगा। ये सारी वो कंपनीज हैं जो कि ऑन अ फी कंपनीज के लिए गैदर करती हैं इंफॉर्मेशन, और उसकी बेसिस के ऊपर कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती हैं। जो मैंने आपको केस दिया है एरियल का, एरियल के लॉन्च का, उसके अंदर भी यू वुड सी कि मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है वो कंपनी, लेकिन नॉट थ्रू एनी सिंडिकेट सर्विस रिसर्च फर्म, बल्कि वो खुद डाटा कलेक्ट कर रही है। तो वन ऑप्शन कोड भी कि आप सिंडिकेटेड रिसर्च फर्म्स को हायर कर लें, ऐसी फर्म्स जिनका बुनियादी पर्पज ही डाटा कलेक्शन है। फिर कस्टम मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स, आपने सुना होगा कि सर्वे आया है कि 80% लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है। तो दीज आर कस्टम मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स। इतने लोग समझते हैं कि इमरान खान पॉपुलर है, इतने लोग समझते हैं कि हुकूमत को तब्दील हो जाना चाहिए। तो ये वो फर्म्स हैं, इनका डाटा पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता, इसको पे करके आप हासिल करते हैं, और समटाइम गवर्नमेंट भी इनसे सर्वे करवाती है। तो कस्टम मार्केटिंग रिसर्च फर्म। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि ऐसा कस्टम मेड सर्वे आप कराएं जो कि किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा हो। फिर तीसरी तरह की एग्जांपल में जो कंपनीज होती हैं, दीज आर स्पेशलिटी लाइन मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि सिर्फ मार्केटिंग का डाटा कलेक्ट करके देती हैं। तो दीज आर एन ऑप्शंस जिनमें आप खुद डाटा कलेक्ट करने की बजाय किसी भी रिसर्च फर्म को हायर कर सकते हैं। जी, द बैरियर टू मार्केटिंग रिसर्च। अब तक जो हमने बात की, आपके ख्याल में क्या बैरियर हो सकता है
किसी भी कंपनी के लिए जब भी वो मार्केटिंग रिसर्च करना चाहेगी। पुट योर सेल्फ ऑन द मार्केटिंग शूज, और आपके ख्याल में व्हाट कुड बी द बैरियर जब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने मार्केटिंग से रिसर्च करवानी है। कोई मसला हो सकता है इस काम के लिए कि आपने कोई डिसीजन करना है, प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो उसके लिए यू नीड डाटा। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल बैरियर्स, कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कोई चैलेंज, कोई चैलेंज नहीं हो सकता। कौन सा है वो डिफर करता है कि किसको आप फीडबैक दे रहे हैं। जो बात आप घर के ड्राइंग रूम में बैठ के कर सकते हैं, वो जब आपसे एक सर्वे फर्म कॉल करके पूछ रही है, कोई फॉर्म फिल करा रही है, तो आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। तो वन ऑफ द बैरियर फॉर मार्केटिंग रिसर्च इज कि सम टाइम द रिस्पॉन्स इज मिसलीडिंग। मिसलीडिंग का क्या मतलब है कि एक जो जेन्युइन रिस्पॉन्स होता है उसमें और एक रिस्पोंडेंट के तौर पे जो रिस्पॉन्स होता है उसमें फ़र्क होता है। रिस्पोंडेंट के तौर पे से मुराद ये है कि जब आपको बताया जाए कि आपसे जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है इसकी बेसिस के ऊपर कोई रिसर्च होगी, तो उस वक्त आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। पहला तो बैरियर ये होता है। दूसरा बैरियर ये होता है कि फिर अगेन मैं रेफ़र करूँगा उस एरियल वाले केस में कि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की 20-22 करोड़ आबादी है, तो जो सर्फ है, जो डिटर्जेंट है, उसकी पोटेंशियल मार्केट कितनी है? आपके ख्याल में कितनी है? जिसको सर्फ बेचा जा सकता है। सारे ही ना, 99% कह लें कि हर बंदे ने कपड़े पहनने हैं, सारे धुले हुए पहनने हैं। तो 20-22 करोड़ लोगों के मुल्क के अंदर एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है, उस केस के अंदर जाके देखना है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने एरियल लॉन्च करते हुए कितने लोगों से डाटा कलेक्ट किया था। दूसरा बैरियर ये होता है कि टोटल पॉपुलेशन और उसमें जो यूनिट आप एनालाइज कर रहे हैं उसके दरमियान कितनी कोरिलेशन है। टोटल पॉपुलेशन में से सैंपल साइज आपने कितना लिया। दूसरा बैरियर ये होता है कि क्या 22 करोड़ लोगों से, जिस तरह एरियल ने लॉन्च किया सर्फ एक्सल, तो सर्फ तो हर बंदा इस्तेमाल करता है, तो क्या हम हर बंदे से रिसर्च करेंगे। दूसरा बैरियर ये होता है, और ज़ाहिर नहीं करेंगे, आप सैंपल करेंगे, सैम्पलिंग में से एक यूनिट लेंगे, तो क्या वो यूनिट उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। तीसरा बैरियर ये हो गया। तीसरा मसला ये होता है मार्केटिंग रिसर्च में कि जो आपका सैंपल साइज है, क्या वो टोटल पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है या नहीं। चौथा बैरियर ये होता है जिसको कहते हैं कि रिस्पोंडेंट बायस्ड। रिस्पोंडेंट बायस क्या होता है कि हर बंदे के कुछ फेवरेबल या अनफेवरेबल इंक्लाइनेशंस होती हैं, किसी के खिलाफ या किसी की तरफ। तो जब आप किसी से डाटा कलेक्ट करेंगे तो आपकी जो फेवरेबल या अनफेवरेबल बाइसेस हैं ना वो रिफ्लेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे पिछले दिनों कैंपेन चल गई थी कि शिजान कादियानियों की कंपनी है, अब उसका मार्केट शेयर गिर गया। जब ये गुस्ताखाना खाकों की बातचीत चल रही थी तब उन्होंने कहा कि जी टोटल तो फ्रांस की कंपनी है, टोटल की जो सेल है वो कम होना शुरू हो गई। तो कोई भी ऐसी नेगेटिव कनोटेशन अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ लग जाएगी तो ये भी एक बैरियर बन जाता है जब भी आपने मार्केटिंग इनसाइट करनी है और कस्टमर से डाटा कलेक्ट करके कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को डिवाइस करें। तो दीज आर सम ऑफ द बैरियर्स जिनका आपको पता होना चाहिए कि जब भी मार्केटिंग रिसर्च हमने करनी है तो ये बैरियर्स होंगे। मार्केटिंग रिसर्च का जो प्रोसेस है दैट इज 6 स्टेप प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में हम डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है। दूसरे नंबर पे हम रिसर्च प्लान डेवलप करते हैं। तीसरे नंबर पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। चौथे नंबर पे उस डाटा को एनालाइज करते हैं। फिर पाँचवें नंबर पे हम रिसर्च की जो फाइंडिंग्स होती हैं उनको प्रेजेंट करते हैं। और आखिरी और छठे नंबर पे जाके हम उसकी
डिसीजंस करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर हमने क्या डिसीजन करना है। मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, होपफुली आप लोगों को उसका पता होगा और पढ़ा होगा आप लोगों ने जब मैनेजमेंट का इनिशियल कोर्स आपने पढ़ा था। उसमें जो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस होता है उसके अंदर जब प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है तो एक कॉन्सेप्ट समझाया जाता है कि सबसे बड़ा मसला मैनेजमेंट का और मार्केटिंग का भी वो ये होता है कि प्रॉब्लम सही तरह आइडेंटिफाई नहीं होता। जैपनीज फिलॉसफी है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करें तो 60% टाइम शुड बी डिवोटेड टू डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। पहले डिफाइन करो प्रॉब्लम को और उसको क्वांटिफाई करो। द कॉन्सेप्ट इज किसी कंपनी की सेल कम होना इज अ प्रॉब्लम। आपके ख्याल में किसी कंपनी की सेल अगर कम हो रही है तो क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं है? दिस इज अ प्रॉब्लम। नहीं, आपने कहा नहीं, आपने कहा अच्छा नहीं। अगर सेल ही नहीं हो रही तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? बेचेगा तो प्रॉफिट होगा ना। ओके ओके, लेट मी पुट दिस वे, कंपनी का प्रॉफिटेबल ना होना इज अ प्रॉब्लम। ओके, चलें जी, कंपनी सेल को छोड़ देते हैं, ये कहते हैं जी कंपनी का प्रॉफिटेबल ना होना इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे वो जो जापानीज फिलोसफी वो आती है कि बिजनेसेस में 60% टाइम प्रॉब्लम को डिफाइन करने, उसको क्वांटिफाई करने में लगाना चाहिए। क्वांटिफाई का क्या मतलब है कि अगर आप ये कहते हैं कि कंपनी की सेल्स या प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही तो इसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे? क्वांटिफाई ऐसे करेंगे कि हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 1 लाख रुपया महीना नेट प्रॉफिट होना चाहिए। अगर नहीं है तो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो क्वांटिफाई करना, दिस इज कॉल्ड क्वांटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को नंबर देना, ये कहना दिस इज सब्जेक्टिव स्टेटमेंट कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है, एम्प्लॉइज मोटिवेटेड नहीं है। दीज आर सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स, इसको क्वांटिफाई करना होता है। हियर कम्स द कैच, जो कि समझने वाली बात है। प्रॉब्लम और सिम्टम, जापानीज फिलॉसफी ये है कि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कंपनीज को प्रॉब्लम और सिम्टम्स के दरमियान फर्क नहीं पता चलता। मिसाल के तौर पे अगर मुझे बुखार होगा तो क्या ये प्रॉब्लम है या सिम्टम है? सिम्टम क्या होता है? असरात। ये सिम्टम है या प्रॉब्लम? दिस इज सिम्टम, दिस इज सिम्टम। प्रॉब्लम इज कि कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से बुखार हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी इज अ सिम्टम, सेल कम होना इज अ सिम्टम। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है प्रॉब्लम को डिफाइन करने में। और प्रॉब्लम को डिफाइन इस तरह करना है कि सबसे पहले तो डिवाइड करना है कि सिम्टम क्या है और प्रॉब्लम क्या है। और जब प्रॉब्लम और सिम्टम अलग अलग हो जाए तो प्रॉब्लम को क्वांटिफाई करना ज़रूरी होता है। अब जब आपने अपने मार्केटिंग का वो प्लान बनाना है तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम को आपने क्वांटिफाई करना है कि कंपनी का प्रॉब्लम क्या था, सिम्टम्स क्या थे, प्रॉब्लम क्या था, और फिर उस प्रॉब्लम को आपने क्वांटिफाई कैसे किया। तो पहले स्टेज के ऊपर जब भी रिसर्च का प्रोसेस चलाते हैं तो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। तो दिस इज, मेरा ख्याल है क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रॉब्लम सिम्टम अलग अलग, फिर प्रॉब्लम को क्वांटिफाई करना। देन जब आपने अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो अब आपने ये देखना होगा कि मैं जो रिसर्च करने जा रहा हूँ ये कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च। ये 3 टाइप की रिसर्च आप कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी फ्रॉम एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करने से, डिस्क्राइब करने से, एक्सप्लोरेटरी। इट्स गोल इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड टू सजेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। एक्सप्लोर करना है, डिस्क्राइब करना है। देन देयर इज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जिसमें आप किसी भी क्वांटिफाइबल प्रॉब्लम के लिए पॉसिबल सोल्यूशन बनाते हो। वन इज एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेटरी, देन इज डिस्क्रिप्टिव, एंड द थर्ड इज कैजुअल रिसर्च। कैजुअल इज फ्रॉम कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट में कैसे आप करते हैं कि लेट्स सपोज इफ वी इंक्रीज आवर बजट फॉर एडवर्टाइजमेंट तो क्या इससे सेल बढ़ेगी?
तो आप क्या देख रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट इज कि सेल बढ़ी है, अब आपने कॉज ढूंढनी है कि कॉज क्या है, कि क्या एडवर्टाइजमेंट का बजट बढ़ा देने से सेल बढ़ती है या नहीं बढ़ती। अगर आप इस तरह की रिसर्च कर रहे हो तो इसका मतलब होगा कि आप जो प्रॉब्लम है उसको कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप से स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लोरेटरी है या कॉज एंड इफेक्ट वाली है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। The second step in marketing research is to develop the research plan. Research plan में आप क्या करते हैं कि आप ये देखते हैं कि आपके डाटा सोर्सेज कौन कौन से, डाटा कहाँ से आएगा, इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से कलेक्ट करनी है। बुनियादी तौर पे दो तरह का डाटा सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वन इज प्राइमरी डाटा एंड अदर इज सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का क्या मतलब है कि जैसे पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक सर्वे छपता है हर साल, ठीक है, दिस इज सेकेंडरी डाटा। अगर उसमें से कुछ चीज़ें आप ले लेंगे कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है, एजुकेशन लेवल कितना है, गांव में कितने लोग रहते हैं, शहरों में कितने लोग रहते हैं, इनकम लेवल क्या है, तो दिस इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कि वो डाटा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, किसी और पर्पज के लिए कलेक्ट किया हुआ था लेकिन आप अपनी रिसर्च के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। सस्ता होता है, मुफ्त होता है, जल्दी मिल जाता है। लेकिन द अदर ऑप्शन कोड भी कि आपने प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है, खुद डाटा कलेक्ट करना है, जैसा कि एरियल के केस में उन्होंने किया कि अपनी स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम के कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, तो इस लॉन्च के लिए हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नॉलेज डाटा चाहिए एक्चुअल कंज्यूमर से, हाउस होल्ड से। तो दूसरा डाटा सोर्स हो सकता है कि आप खुद डाटा कलेक्ट करें। और वाइल डेवलपिंग द रिसर्च प्लान आपको अपनी रिसर्च अप्रोच डिफाइन करना होगा। व्हाट इज रिसर्च अप्रोच? अब आपने ये डिफाइन कर लिया, प्रॉब्लम ये है, रिसर्च के लिए मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है और अब मैंने डाटा सोर्सेज कहाँ कहाँ से लेने हैं, तो अब इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको ऑपरेशनलाइज करना है। तो दिस इज कॉल्ड कि आपने रिसर्च की अप्रोच जो है वो कौन सी लगानी है। 5 तरह की रिसर्च अप्रोच होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च क्या है कि मैं एक फिनोमिना को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। इस क्लास को 3 घंटे ऑब्जर्व करने के बाद आई वुड डिफाइन क्लास के बारे में कुछ चीज़ें। दिस इज ऑब्जर्वेशनल। अब ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के साथ एक अप्रोच इस्तेमाल होती है जिसको कहा जाता है एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफी इज के मुआशरे के अंदर लोग कैसे बिहेव करते हैं। सोशल साइंसेज में एथनोग्राफी एक पूरी साइंस है जिसमें ये देखा जाता है कि जब मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर लोग इंटरेक्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो रिसर्च अप्रोच में पहली अप्रोच है ऑब्जर्वेशनल, कि आपने देखा कि मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ज़्यादा होने की वजह से सेल कम हो रही है, तो आप मार्केट में गए और कंज्यूमर को सिर्फ और मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व किया और आपने कुछ चीज़ें नोट कर ली। दूसरा, एथनोग्राफिक में क्या करते हैं कि यू इंटरैक्ट विद द सोसाइटी, सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, आप इंटरैक्ट कर रहे हैं विद द कस्टमर्स। तो रिसर्च अप्रोच नंबर फर्स्ट क्या है कि आप ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व 2 तरीके से किया जा सकता है कि मेरली ऑब्जर्विंग, सिर्फ देख रहे हैं आप, इससे भी इंसाइट मिल जाती है। अदर कोड भी कि आप इंगेज करें कंज्यूमर के साथ, कस्टमर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। सेकेंड टाइप ऑफ जो अप्रोच हो सकती है दैट इज कॉल्ड फोकस ग्रुप। 6 से 10 लोगों का एक आप ग्रुप बनाएं और उसके सामने कोई भी कॉम्प्लेक्स मसला रख दें और उनको कहें इसके ऊपर डिस्कशन करें और आप एज ए मॉडरेटर उसको देखें कि ये इसके ऊपर डिस्कशन कैसे हो रही है। दिस इज कॉल्ड फोकस ग्रुप। आपके जो ग्रुप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, दिस इज वन ऑफ द अप्रोच जिसमें आप फोकस ग्रुप से किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करते हो। देन अनदर अप्रोच कोड भी कि आप सर्वे रिसर्च कर लें। सर्वे क्या है कि आप एक रिसर्च क्वेश्चनियर बनाएं, इंस्ट्रूमेंट बनाएं और लोगों को वो फिल आउट करने के लिए दे दें। तो दिस इज रिसर्च सर्वे, कि आप डाटा कलेक्ट कैसे कर रहे हैं, जो आपकी अप्रोच फॉर द डाटा कलेक्शन है। देन देयर इज अ बिहेवियरल रिसर्च। बिहेवियरल रिसर्च क्या है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स मसला होता है, देखें जो परचेज डिसीजन है वो भी डिफरेंट होते हैं।
परचेज डिसीजन टू बाई दिस पेन, ये भी एक परचेज डिसीजन है, और ये लैपटॉप खरीदना भी एक डिसीजन है, घर खरीदना भी एक डिसीजन है। तो जैसे जैसे परचेज डिसीजन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, आपको अपनी जो अप्रोच है उसको भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा। तो इसमें इम्पल्सिव बाइंग कंपनीज करती हैं। इम्पल्सिव बाइंग क्या होती है? आप KFC या मैकडोनल्ड में जाएं, तो आप कोई चीज़ ऑर्डर करें, तो वो एक दो चीज़ें खुद बता देगा कि इसके साथ अगर आप ये ले लें तो उसमें वो फ्री मिल जाएगा। वो क्या होता है? दिस इज इम्पल्सिव बाइंग। इम्पल्सिव क्या होता है कि आपने उस मौके के ऊपर फौरन से कोई फैसला कर दिया। बड़े मार्ट्स के अंदर आप जाते हैं तो जहाँ पे टिल मशीन है, जहाँ पे बिल कराना होता है, वहाँ पे बच्चों की खाने पीने की चीज़ें पड़ी होती हैं। क्यों? कि ज़ाहिर है जब फैमिली आएगी, बच्चा साथ होगा, वो देख के कहेगा, और वो इम्पल्स बाइंग है। मर्चेंडाइजिंग में और मार्केटिंग चैनल में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है कि आई लेवल इज द बाई लेवल। आई लेवल इज द बाई लेवल, कि जो चीज़ नज़र आएगी वो बिकेगी, जो चीज़ नज़र आएगी वो बिकेगी। यहाँ पे किसी ने लास्ट क्लास में सवाल किया था कि ये कुछ कंपनी मार्केटिंग क्यों नहीं करती। आई लेवल इज द बाय लेवल। जो चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी, आई लेवल पे नहीं है, वो ओझल होती जाएगी मार्केट से। तो इम्पल्सिव बाइंग भी एक बिहेवियरल रिसर्च से मोटिवेटेड या इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट है। देन अनदर अप्रोच कुड बी कि आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर दें। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? कि आप किसी भी साइंटिफिक फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हुए जो आपकी प्रोडक्ट है उसको, जो फाइनल कंज्यूमर है, सैम्पलिंग में इस तरह किया जाता है कि आप कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो मुख्तलिफ जगहों पे फ्री सैम्पलिंग करवाते हैं, लोगों को वो कंज्यूम कराते हैं और फिर देखते हैं कि वो उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। दिस इज कि हमने अपना जो रिसर्च की अप्रोच है उसको कैसे डिफाइन करना है। फिर इंस्ट्रूमेंट कौन सा इस्तेमाल करना है डाटा कलेक्शन के लिए, किस चीज़ की मदद से डाटा कलेक्ट किया जाएगा। तीन बुनियादी तौर पे ऑप्शंस होती हैं। वन इज क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर का पता है क्या होता है? क्वेश्चनियर सवालनामा जिसमें सवाल लिखे हुए हैं। दिस इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव का क्या है कि आप इस कंपनी से कितने क्वेश्चंस को रैंक करें फ्रॉम 1 to 5। अब आप कहते हैं कि नहीं, मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ, तो आप एक नंबर दे देते हैं। तो उस स्टेटमेंट को आपने क्वांटिफाई कर दिया। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज के सर्वे करके, इंस्ट्रूमेंट भेज के, क्वेश्चनर भेज के आप क्वांटिटेटिव डाटा लेते हैं। अदर अप्रोच इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का क्या मतलब है कि, सॉरी, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का क्या मतलब होता है कि मुझे प्यास लगी है। दिस इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। मुझे सैमसंग बहुत पसंद है। दिस इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। अगर इस क्लास में बच्चों के अंदर तमीज़ का लेवल थोड़ा सा बेहतर हो जाए तो दिस इज अ क्वालिटेटिव लेवल, क्योंकि मैं किसी स्केल पे नहीं बता सकता। ये क्वांटिटेटिव नहीं हुआ। क्वांटिटेटिव तब होगा कि जब मैं ये कहूँ कि इस 25 क्लास की जो स्ट्रेंथ है इसमें से दो चार ऐसे हैं जो कि बहुत बदतमीज है। दिस इज नाउ क्वांटिटेटिव। मैंने प्रॉब्लम को क्वांटिफाई कर दिया। तो सेकेंड अप्रोच इज कि यू गैदर डाटा बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स। क्वेश्चनियर्स में आपने अमूमन नोट किया होगा कि आखिर में दो तीन लाइनें खाली छोड़ देते हैं कि अगर कोई और फीडबैक है तो आप लिख दें। तो दिस इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। और उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं जिससे डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चनियर में जैसे मैंने कहा कि कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं और कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। आपका नाम क्या है? दिस इज क्लोज एंडेड। आपकी एज कितनी है? दिस इज क्लोज एंडेड। आपकी इनकम कितनी है? जिसका एक सब्जेक्टिव जवाब नहीं दिया जा सकता। आपको इस क्लास में पढ़ के कैसा लगा? दिस इज ओपन एंडेड। इसके ऊपर आप कहानी लिख सकते हैं। तो वाइल डिजाइनिंग अ क्वेश्चनियर फॉर रिसर्च, आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं कि आप या तो ओपन एंडेड सवाल लिखें या क्लोज एंडेड सवाल लिखें। और जो क्वालिटेटिव मैयर्स होते हैं इसके अंदर आप वर्ड एसोसिएशन बना सकते हैं। जैसे मोबाइल का नाम अगर कोई ले और कहे कि मैंने बड़ी ही एक्सट्रीम क्वालिटी का मोबाइल लेना है, तो एक
सर्टन टाइप्स ऑफ ब्रांड्स आपके जहन में आएंगे। अगर आप कहें कि मैंने कनेक्टिविटी लेनी है, सर्टन ब्रांड्स और आएंगे। अगर आप ये कहें कि मैंने कैमरा की क्वालिटी लेनी है, तो और ब्रांड्स आएंगे। तो दीज आर क्या कि वर्ड एसोसिएशंस हैं। कंपनीज अपने आप को ब्रांड ऐसे करती हैं कि कुछ वर्ड्स की एसोसिएशन उनके साथ बन जाती है। इससे सस्ते सिर्फ खामोशी। ये वर्ड एसोसिएशन, इसका नाम सुनते ही आपको लगेगा कि यूफोन की बात हो रही है। ए ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, किसी दौर में पीआईए का ये स्लोगन होता था। तो इनको ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इनको ब्रांड मंत्रा भी कहा जाता है कि ब्रांड का आपका एक मंत्रा होता है जिसको आप 5 लाइन कहते हैं और जिसको आप बार बार इस्तेमाल करते हैं। देन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। एक बंदा आता है, उसने अपनी पॉकेट से एप्पल का फ़ोन निकाला और टेबल पे रख दिया। तो दिस इज़ क्या कि प्रोजेक्शन है एक सर्टन लाइफस्टाइल की। एक बंदा ऑफिस में आता है, वो कहता नहीं मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। ये क्या है? दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्टन लाइफस्टाइल। तो ब्रांड्स अपने आप को इस तरह से भी पोजीशन करते हैं और ये क्वालिटेटिव मैयर से आप निकाल पाएंगे। प्रोजेक्टिव स्टेटमेंट आपकी डिग्री के ऊपर लिखा होगा, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ऑर्बिट इंस्टीट्यूट से बीबीए किया है। और एक प्रोजेक्टिव स्टेटमेंट क्या है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, उसकी डिग्री है। तो व्हाट इज दिस? दीज आर प्रोजेक्टिव स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द ब्रांड, कि आपका प्रोडक्ट क्या था, सर्विस क्या थी, उसकी बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर लोग कुछ प्रोजेक्टिव स्टेटमेंट्स लगाते हैं। फिर विजुअलाइजेशंस, विजुअलाइज कराते हैं ब्रांड्स। कोक पेप्सी की जो ब्रांडिंग है, दैट इज इंटायरली बेस्ड ऑन विजुअलाइजेशन, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर तो कोई फीचर है ही नहीं। एक कोला ड्रिंक है, उसके साथ कितनी की एसोसिएशन हो सकती है? तो विजुअलाइजेशन कैसे क्रिएट करनी है, इसको भी आप क्वालिटेटिव मैयर से इन्वेस्टिगेट करते हैं। ब्रांड पर्सोनिफिकेशन, हर कंपनी अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की पर्सोनिफिकेशन बनवाना चाहती है कि एक सूटेड बूटेड बंदा एड में आएगा जब भी किसी भी बैंक का इश्तिहार होगा। व्हाट इज दिस? ब्रांड पर्सोनिफिकेशन। डीयू का ऐड होगा, कोला ड्रिंक का ऐड होगा, तो वो टी शर्ट में होगा, जीप के अंदर जा रहा होगा, एडवेंचर। व्हाट इज दिस? दिस इज ब्रांड पर्सोनिफिकेशन, के हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले किस तरह के लोग हैं। तो ये भी आप क्वालिटेटिव मैयर से हासिल करते हैं इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद एक क्वालिटेटिव तरीका होता है जिसमें आप एक्चुअल जो एसोसिएशन है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। दैट इज वन टू वन बात करते हुए, दिस इज कॉल्ड लैडरिंग। लैडरिंग क्या है? आपने नोकिया क्यों खरीदा? मैंने नोकिया इसलिए खरीदा कि ये ड्यूरेबल है। तो ड्यूरेबल होने से आपको क्या फ़ायदा है? ड्यूरेबल होने से ये फ़ायदा है कि मैं एक दफ़ा ख़रीदूंगा, 5 साल इस्तेमाल करता रहूँगा। इसका क्या फ़ायदा है? मुझे पैसे कम पड़ेंगे। तो एक्चुअली जो वो ख़रीद रहा है नोकिया को, इसलिए ख़रीद रहा है कि वो सस्ता पड़ रहा है। तो एक और क्वालिटेटिव मैयर ये होता है कि जब ये वन टू वन कस्टमर से बात करते हैं, अपने रिस्पोंडेंट से बात करते हैं, तो आप बार बार डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। और अब जो कुछ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं, जैसे स्किन सेंसर्स हैं, बायोमेट्रिक्स होती हैं, फुल बॉडी का स्कैन होता है और जीपीएस है, इन तमाम चीज़ों से भी डाटा कलेक्ट होता है। डिफाइन कर लिया। नाउ पॉपुलेशन और सैम्पलिंग की जो मैंने बात की थी कि आपको अपना सैंपल साइज सेलेक्ट करना होता है। 22 करोड़ लोगों से डाटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता। चाहे भाई बाद में करने का कहा था, अभी नहीं करना। पूरी जो पॉपुलेशन है उसको इन्वेस्टिगेट आप नहीं कर सकते। तो यू डू अ सैम्पलिंग साइज। सबसे पहले आप डिफाइन करते हो सैम्पलिंग यूनिट कि हमने सर्वे किन से करना है। फिर उसके बाद सैंपल साइज सेलेक्ट करते हो कि कितने लोगों से डाटा कलेक्ट करना है, और फिर सैम्पलिंग का प्रोसीजर। अब ये आपकी जो बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी का कोर्स होगा उसके अंदर सैम्पलिंग के ऊपर मज़ीद तफसील से बात होगी। यहाँ सिर्फ ये समझें कि जब भी टोटल पॉपुलेशन आपने आइडेंटिफाई कर ली कि सर्फ एक्सेल का केस ही अगर हम लेते हैं कि सर्फ एक्सेल की टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ हमारी टारगेट मार्केट है, उसमें से हमने कितने लोगों से लेना है डाटा, ये आपका सैम्पलिंग यूनिट है। नंबर क्या होगा, ये आपका सैम्पलिंग साइज है, और उस नंबर तक आप कैसे पहुंचेंगे, ये सैम्पलिंग प्रोसीजर है।
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो कि आपकी बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में आप पढ़ेंगे। लेकिन वंस यू डिसाइडेड कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा इस्तेमाल होना है, उसके बाद आपने अपना सैम्पल साइज सेलेक्ट करना होता है। फिर यू डिसाइड कि मैंने कॉन्टैक्ट कैसे करना है अपनी टारगेट मार्केट को, क्या पर्सनल कॉन्टैक्ट करना है, टेलीफोन से करना है, या ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करना है। द नंबर थर्ड इज यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, रिसर्च अप्रोच बन गई, इंस्ट्रूमेंट बन गया, क्वेश्चंस बन गए, सैम्पलिंग हो गई। अब उसके बाद आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एट नंबर 3, और स्टेप 4 के ऊपर आप उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर देते हैं। एक्सेल में आप कर सकते हैं, SPSS में कर सकते हैं, स्टेटा है, पाइथन है, काफ़ी सारे हैं जिनमें आप रॉ इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं। स्टेप 5 इज यू प्रेजेंट द फाइंडिंग, और स्टेप 6 इज कि आप डिसीजन कर लेते हैं। और डिसीजन जब आप करते हैं तो इसको कहा जाता है कि MIS से और मार्केटिंग रिसर्च से जो चीज़ बन के आती है, दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, MDSS, जो कि कोऑर्डिनेट करता है उस सारे डाटा को जो कि आपने कलेक्ट किया होता है, उन टूल्स को, उन टेक्निक्स को, और सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स को, जिनकी मदद से आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और उसको बिजनेस से रेलेवेंट बना के, इन्वायरमेंट से रेलेवेंट बना के किसी भी बिजनेस और मार्केटिंग एक्शन की बेसिस बनाते हैं। पर्पस क्या होता है MDSS का, कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की है उसको एनालाइज करके अपनी मार्केटिंग और अपने बिजनेस से रेलेवेंट कैसे करना है। तो दिस इज़ द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, जिससे अंदर आप अपनी पूरी मार्केट को एनालाइज करके, स्टडी करके, उसकी बेसिस के ऊपर कोई डिसीजन करके, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके किसी भी सर्टन प्रॉब्लम का सलूशन प्रपोज करने की कोशिश करते हैं।